हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 मैथ है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अब की बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोगों को एक पेन एंड कॉपी लेकर बैठना है क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चंस बताए जाएं उसको नोट कर लेना है क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन जो है 100% बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन एंड कॉपी लेकर बैठो और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जाए उसको नोट डाउन जरूर कर लो, ठीक है। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बहुत इजी है। तो पहले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक जो आपका विषम पूर्णांक का रूप होता है। और आपका ऑप्शन ए है p, ऑप्शन बी है p+1, ऑप्शन सी है 2p एंड ऑप्शन डी है 2p+1। तो अब आप लोग बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, अगर आपको बताया जाए इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वैसे में इसका जो सही आंसर है वो है 2p+1, ठीक है। इसका मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूं, इसका होगा 2p+1 क्योंकि यहां जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए इसका जो मान होगा वो 2p+1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, यहां क्या लिखा हुआ है, किसी तल में जो आपका दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा आपका संभव नहीं है। यहां कौन सा आपका संभव नहीं है, ठीक है। जो संभव है उसको नहीं बताना है, जो असंभव है उसे बताना है। तो ए ऑप्शन है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये तो संभव है, आप इसे कर सकते हो। दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये भी सही है, आप कर सकते हो। दोनों रेखाएं समांतर, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, ये भी सही है। लेकिन यहां जो लिखा हुआ है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए आपका ये है सही, ठीक है। ये संभव नहीं है। समझ में आया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k है बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो k का मान है उसको हमें ज्ञात करना है। तो k का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता होगा फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, पूरा फार्मूला ओनली वन वीडियो में क्लास 10 मैथ का। तो अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, यहां मैंने आपको बताया था एक फार्मूला b² जो होता है वो -4ac वो बराबर होता है 0 के। b² - 4ac = 0। अब यहां आपका v क्या है, तो ये जो x का गुणांक है ये v है एंड x² का जो गुणांक है ये a है एंड यहाँ जो k है ये आपका क्या है, c है, ठीक है। तो फिर आप लोग सभी का मान रख दो, सभी का मान आप रख दो। देखो यहाँ v है -6, आपको चिन्ह भी साथ में लेना है, स्क्वायर -4 एंड a का मान है 3 इंटू c का मान है k = 0, ठीक है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप 6 का वर्ग करोगे तो यहाँ 36 हो जाएगा और ये 12 4 3 12 k और बराबर 0। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है -12k है, ठीक है। और अगर आप इसे ट्रांसफर करोगे तो ये -36 हो जाएगा क्योंकि इधर है प्लस और इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा और k बराबर होगा -36 बटे -12 = आपका k का मान आएगा 3। तो यहाँ से जो फाइनली k का मान आएगा वो 3 आएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, वो है 3। तो इसका जो k का मान होगा वो क्या होगा, 3 होगा। याद रखना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि चित्र में आपका त्रिभुज ABC है। क्या है, त्रिभुज जो आपका ABC है और आपका AEF है, AEF समरूप त्रिभुज है, ठीक है, समरूप त्रिभुज है। तो जो आपका AEF है, जो आपका ये EF है वो बराबर होगा, यहां देख लो, ये आपका जो A है एंड ये है E है एंड F है, ये बराबर होगा, यहां देख सकते हो इसके ABC के, क्योंकि एक दूसरे के मतलब सामने है और जितना इसका एंगल होगा उतना ही इसका भी होगा। तो ये जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ABC, ठीक है।
ये जो आपका है देखो लिखा हुआ है ए ई एफ, यानी कि ए ई एफ ये बराबर होगा जो आपका ये है, ठीक है, ये त्रिभुज। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपकी भाषा में कि आपको तुरंत समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने आ चुका है। लिखा क्या है देखो, बिंदु आपका P है, P जो है वो आपका -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। सबसे पहले मूल बिंदु की दूरी जो होती है वो 0 0 होती है। तो यहां हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां आप लोग सबसे पहले लिख डालो, यहां आप लोग पेन उठाओ और अच्छे से सॉल्व करो। तो यहां जो आपका ये है P का मान यानी कि -6,8 और मूल बिंदु 0 0 के बीच की दूरी आप ज्ञात कर लो, आपका मान आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी दूरी जो होती है उसका सूत्र आपको पता होगा जो कि ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। तो यहां आप लोगों को बता दिया जाए x1 - x2 का स्क्वायर आपको कर लेना है एंड प्लस y1 - y2 का स्क्वायर कर लेना है। यहां मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूं। x1 क्या है, ये जो आगे वाला है, आगे वाला ये 6, ये x1 है और ये x2 है, और पीछे वाले जो होते हैं वो y1 है और y2 है, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ यहां से x1 क्या है, x1 आपका क्या है -6 है और x2 आपका 0 है, प्लस y1 आपका क्या है देखो 8 है एंड ये आपका 0 है। अब आप लोग देखो ध्यान से सब कुछ समझो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर आप ये भी स्क्वायर ही है, -6 का स्क्वायर करोगे एंड प्लस आपका 8 का स्क्वायर करोगे, यहां आपका इसका होगा 36 और प्लस आपका 64 और बराबर हो जाएगा √100 और इसका जो मान होगा वो होगा 10, क्योंकि √100 का मान जो होता है वो 10 के बराबर होता है। तो यहां से आपका जो ये दूरी आएगा फाइनली वो 10 आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि यदि जो आपका 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो आपका थीटा का मान होगा। आपको यहां से थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा का मान कैसे ज्ञात करोगे, यहां आपका ऑप्शन ए है 10 डिग्री, ऑप्शन बी है 15 डिग्री, ऑप्शन सी है 20 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री। अब वैसे तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा सही है, तो अब आप लोग कैसे बताओगे, मैं आपको बताता हूं कैसे निकालना है। सबसे पहले आप देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसे नोट कर लो। जो आपका 2 cos 3 थीटा है वो 1 के बराबर है। यहां जो आपका 3 थीटा यानी कि cos 3 थीटा आपका है, ये 2 मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, इधर आपका गुणा में है तो इधर आएगा, इसके नीचे भाग हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आप लोग बताओ कॉस में जो आपका है ये 3 थीटा लिखा हुआ है, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस में बताना है। तो कॉस में जो आपका होता है 1/2 60 डिग्री का मान होता है, जो साइन में 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस में 60 डिग्री का मान होता है, ये याद रखना। अब यहां से कॉस आपको कैंसिल कर देना है, 3 थीटा जो आपका आएगा वो बराबर आएगा 60 डिग्री के, और थीटा का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो यहां से 60 डिग्री बटे 3 इक्वल टू आपको 20 डिग्री कर लेना है। ये आपका जो थीटा का मान आएगा वो 20 डिग्री आएगा, बस इतना आपको करना है। तो यहां आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। ये देखो थोड़ा सा फिगर वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए कि उनके बीच का कोण जो है 60 डिग्री हो, तो उन त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण या बीच का कोण हो। हमें कोण ज्ञात करना है, यहाँ जो थीटा है इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चित्र समझ लो, ऐसे चित्र आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। यहाँ हमें 60 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें एक वृत्त दिया हुआ है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अब आप इसे कैसे लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाओगे, काफी इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपका एक चतुर्भुज है, इसमें वो क्या है POQR। यहां जो आपका है P एंड OQR, ये आपका POQR, ये आपका एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब आप लोग यहां लिखो जो आपका POQR है, एक क्या है, चतुर्भुज है।
चतुर्भुज है, ठीक है। अब अगर आपका ये चतुर्भुज है तो आप दो को कलेक्ट कर लो। एक तो है पी ओ क्यू, यानी कि पी एंड ओ और क्यू, इनको ऐड कर लो एक में। पी जो आपका कोण दिया हुआ है, ये कोण है, ये इसको बीच में रखो तो पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू, ठीक है, समझ में आया। ये आपका कोण लगा दो आगे, प्लस आपका एक कोण यहां थीटा वाला है तो आपको पी आर क्यू रखना है, ठीक है, पी आर क्यू, प्लस आपको कोण पी आर क्यू। अब दोनों कोण हमारे बीच में आ गए, एक ओ एक आपका क्यू, ये दोनों बीच में आ गए ना, ठीक है। अब आपको बराबर इनका जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन हमारा ये जो O का मान दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण जो O का मान है ये 60 डिग्री है और हमें यहां से थीटा का मान पता चल जाएगा। लेकिन अब आप लोग यहां थोड़ा सा समझो, ये 60 डिग्री है यानी कि O का मान, लेकिन यहां जो आपका है ये थीटा है, R जो है आपका थीटा है, तो यहां आप थीटा रख दो, पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, थीटा। और यहां से थीटा जो आपका आएगा वो 180 डिग्री में से 60 डिग्री को आप घटा लो, इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 120 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां से जो थीटा का मान आएगा वो 120 डिग्री आएगा। ये जो कोण है ना यहां से थीटा का मान वो 120 डिग्री का है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, 120 डिग्री आपका सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हर एक चीज मैं आपको समझा कर बता रहा हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या समझना है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त की त्रिज्या होगी। त्रिज्या ज्ञात कैसे करोगे, अभी मैं आपको बताता हूं बहुत इजी तरीके से, और आप लोगों को केवल ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो बहुत इजी तरीका है इसका, अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत इजी तरीका है। इसके लिए आपको एक चीज याद होना चाहिए, एक तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि आर हमें ज्ञात करना है, तो हमें वृत्त का जो परिमाप है उसका सूत्र याद होना चाहिए, वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप हमें याद होना चाहिए, और वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का सूत्र याद होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल एंड वृत्त का परिमाप। जल्दी से बताओ क्या होता है, मैंने पढ़ाया है। तो जो वृत्त का परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है, क्योंकि इसे मीटर में लाना है और इसे स्क्वायर में लाना है, तो यहां आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों मतलब लिखा हुआ संख्यात्मक रूप में बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। 2 पाई आर जो है यानी कि जो परिमाप है वो क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहां से पाई कट जाएगा, आर एक आर से एक आर कट जाएगा, यहां से आर का जो वैल्यू आएगा 2 मात्रक आएगा, 2 मात्रक आएगा, क्योंकि यहां से एक पाई कट गया ये, और एक आर यहां से हट गया, एक आर और एक आर कट गया, अभी एक आर बचा है, एक आर बराबर 2 हो जाएगा, तो यहां से आपका जो आपका सही आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है, 2 मात्रक। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, देखो, एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन बढ़ेगा, ए ऑप्शन है, वी है घटेगा, सी है पहले के समान, एंड डी है 2 गुनी। चलो अगर आप लोग सोच लो, अगर हमारे पास कोई चीज है, ठीक है, आयतन मतलब उसका भार, अगर आप कोई चीज है उसको 1 किलो है, ठीक है, अब उसी 1 किलो में आप बेलन बना दो या फिर शंकु बना दो या कोई चीज बनाओ, तो उसका आयतन क्या बढ़ेगा, नहीं, पहले जैसा रहेगा, पहले के समान रहेगा, चाहे आप 1 किलो में चाहे जो बनाओ वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता दूं, फिर आप लोगों का यहां से देखो, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य होगा। देखो बहुत इजी तरीका है इसका, आपको क्या लिखना है, यहां आप लोगों को मैं शॉर्टकट में समांतर माध्य लिख देता हूं, समांतर माध्य, ठीक है, 1 से 9 यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 1 से 9 तक मैंने जोड़ दिया, और बटे में हमें लिखना है जितनी अंक है, 1 से 9 यानी कि 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9। अगर यहाँ 8 होता ऊपर तो 8 लिखते नीचे, जितना हो। अब अगर इसे आप जोड़ोगे
तो ये आपका आएगा 45। कितना आएगा? 45 और बटे 9। और इसे अगर आप काटोगे तो इसका आंसर आएगा 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो समांतर माध्य आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा दिया। अब हमारा 11 नंबर स्टार्ट होगा क्वेश्चन, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अब हमारा जो है इंपॉर्टेंट आपका जो बड़े क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लो, फिर आप लोगों को समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 2 मिनट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, केवल आपको ध्यान से पढ़ लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो चलो फिर बताते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लिखा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी कि 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की लंबाई या विमाएं ज्ञात कीजिए। अब आपको एक हिंट बता दूं, अगर आपका आंसर जो आएगा वो लंबाई जो होगा वो 4 अधिक होगा। अगर चौड़ाई आपका आएगा 10 तो लंबाई आएगा 4 अधिक, यानी कि 16, नहीं सॉरी 14। ठीक है, अगर आपका चौड़ाई आएगा 16 तो लंबाई आएगा 20 आंसर में। ठीक है, 4 अधिक होगा। तो अब आप कैसे लगाओगे मैं आपको बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं। सबसे पहले आप एक काम कर लो कि आपका हमें विमाएं ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप मान लो, माना बाग की जो लंबाई है, दोनों मान लो, लंबाई कितनी है x मीटर मान लो, मीटर में आंसर लाना है, देख लो मीटर लिखा हुआ है, और जो चौड़ाई है वो y मीटर है। क्या है? y मीटर है। लंबाई जो है इतना है, चौड़ाई इतना है। अब देखो बाग का जो अर्ध परिमाप है, फिर से लिख दें कट, बाग का अर्ध परिमाप, यानी कि जो बाग है उसका अर्ध परिमाप है वो कितना है, बराबर आपका है 36 मीटर। देख लो ऊपर लिखा हुआ है 36 मीटर। लेकिन एक बात याद रखना, जो बाग का अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है, लेकिन जो बाग का अर्ध परिमाप है वो लंबाई प्लस चौड़ाई से मिलकर ही बनता है। ये बात याद रखना, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36, ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है, अब आपको एक बात अकॉर्डिंग टू सेकेंड लिखा हुआ है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर x बराबर हम y लिखें, तो अगर लंबाई 4 अधिक है तो हमें लंबाई के बराबर चौड़ाई को करने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो x माइनस वाई जो होगा वो बराबर होगा 4। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। अब आप करो क्या, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 को हल करने पर, हल करोगे तो आपको पता है, एक हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 36, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां से आपका जोड़ने पर है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है 2x बचेगा और ये बचेगा 40, और x बराबर हमारा आएगा 40 है ना, तो यहाँ 40/2 इक्वल टू हमारा आएगा x बराबर 20। तो यहां से जो हमें x का मान मिला वो 20 मिला। y का मान आप कैसे निकालोगे, x का मान आप समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो आपका समीकरण 1 है उसमें आप x का मान रख दो। समीकरण फर्स्ट हमारा ये है x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x का मान हमारा 20 है, प्लस वाई इक्वल टू 36 और y बराबर आपका 36 में से आप 20 घटा लो, यानी कि y का मान 16 आएगा। मैंने बताया था कि लंबाई अगर 16 आएगा तो चौड़ाई 20 आएगा, लंबाई अगर 10 आएगा तो चौड़ाई 14 आएगा, क्योंकि 4 अधिक होना जरूरी है। फिर आपकी मैं आपको बता दूं, आपकी जो बाग की लंबाई है वो कितना आया है, 4 ज्यादा जो हो, बाग की लंबाई, तो वो शॉर्टकट में लिख देता हूं, बाग की चौड़ाई, लंबाई हमारा आया है 20 और चौड़ाई आया है 16, दोनों मीटर में है,
मीटर में, याद रखना। तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, ये था हमारा एक 11 नंबर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहां से हमें P का मान ज्ञात करना है। तो P का मान आप कैसे ज्ञात करोगे ये तो आपको पता होगा, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है और आपका द्विघात समीकरण में से है। और अगर आप लगाते होंगे द्विघात समीकरण का क्वेश्चन तो ये भी क्वेश्चन आप ओनली 2 मिनट में लगा सकते हो और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां अब आप लोग देखो, यहां सबसे पहले आपका समीकरण क्या दिया हुआ है वो देख लो। दिया हुआ है px² माइनस 2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0। देखो यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, P का मान। ठीक है, P का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखो हमें क्या दिया है, यहां से आपका A कितना है, A जो होता है वो x² का गुणांक यानी कि P है। A बराबर हमारा P है और V हमारा कितना दिया हुआ है, ये जो x का गुणांक है यानी कि माइनस 2√5p एंड हमारा C कितना दिया हुआ है, C हमारा ये है यानी कि 15। ठीक है, 15 है ना। चलो इतना तो आपको समझ में आया। अब आपका जो विविक्तर होता है यानी कि आपका जो b² यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac, ये होता है विविक्तर का सूत्र बराबर 0। अब यहां से आपको बराबर 0 रखकर आपको सॉल्व करना है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, विविक्तर का सूत्र यहाँ b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ को v का मान आपका क्या है, माइनस 2√5p माइनस 4 इंटू आपका a का मान है p एंड c का मान है 15 बराबर 0 रख देना है। ठीक है, इसे अगर आप वर्ग करोगे तो यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √5 का वर्ग हो जाएगा 5 यानी कि 4 दूनाई 4 पंचे 20 एंड p का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर आप 15 चौके 60p बराबर 0। इतना समझ में आया। यहां से आप करो क्या, यहां से आप 20 जो आपका 20p है वो कॉमन ले लो। 20p अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा ओनली p माइनस 3 बराबर 0। और अगर आप इसे यहां बटे में ले जाओगे तो यहाँ p माइनस 3 बराबर, ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से p बराबर 3। यहाँ से जो आपका p की वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। p की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और बच्चे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, यही गलती करते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो सॉल्व करो, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। अगर आप मैथ में ज़्यादा मार्क लाना चाहते हो तो रिवीजन करो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, हर एक क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है उसका आप रिवीजन करो। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज प्रोवाइड करता हूँ, बड़ी छोटी वीडियो, बड़ी वीडियोज 1-1 घंटे की वीडियो, कि उसमें आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो रिवीजन कर ही लो। अब ये जो आपका वीडियो है इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं। अब ऐसे अगर आप डेली देखोगे, डेली अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए यदि किसी a आपका है 2,3 एंड v आपका है 4,k एंड c आपका है 6,-3 समरेखीय है। अब इसे आप कैसे लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सब कुछ समझाता हूं। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलता हूं कि यहां से x1 क्या है, मैं क्वेश्चन में ही बता देता हूं। ये है आपका x1, ये है आप आगे की जितने भी है, x2 है, ये आपका x3 है, ये आपका है y1, ये आपका y2 और ये आपका है y3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छे से लिख दिया। यहाँ आपका जो x1 है 2 है, x2 है 4 है एंड x3 है 6 एंड y1 है 3 एंड y2 है k एंड y3 है -3। ठीक है, तो अब आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, वही आपको लगाना है। बड़ा है बट आपको पता होगा 1/2 जो होता है वो x1 आपको आगे लिखना है, फिर छोटा ब्रैकेट लगाना है y2 माइनस y3 प्लस जो आपका x2 है वो y3 माइनस y1 एंड प्लस जो आपका x3 है वो y1 माइनस y2। ये आपका है सूत्र। देखो अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो इसका मैंने याद करने का ट्रिक भी बता दिया है। वैसे आप लोग यहाँ x1 रखो, ब्रैकेट के बाहर x2 और x3 रखना है। अब x1 के बाद 1 के बाद क्या आता है 2, 3, ठीक है 2 ही रखना है। फिर 2 के बाद क्या आता है 3,
फिर 3 के बाद 1। देखो ऐसे में 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 3 के बाद हमें 4 नहीं करना, क्योंकि हमें 1 2 3 के ही बीच में चलना है। अगर 1 से 2 पहुंच गए, 2 से 3, तो 3 से फिर 1 पर चला आना है। ठीक है, तो यहाँ 3 के बाद फिर 1 पर, यहाँ 3 है, 3 से 1 पर आना है, फिर 2 पर। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अब आप लोग देखो 1/2, थोड़ा आप लोग बार बार रिवीजन करो इन सारी चीजें का, तो आपको याद हो जाएगा। x1 का मान है 2 और y2 का मान आपका ये देखो k है, एंड -y3 का मान है -3 है, और -3 अगर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ x2 का मान है ये 4, एंड y3 आपका कितना है, y3 का मान है -3, एंड y1 का मान हमारा है 3 प्लस में, लेकिन माइनस रहेगा, ये माइनस है। प्लस x3 का मान हमारा कितना है, x3 का मान है 6, एंड y1 का मान हमारा कितना है 3, एंड y2 का मान हमारा कितना है k। अगर आपका 0 हो जाए ना, k का मान 0, तो आपका समरेखीय हो जाएंगे। तो फिर अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ 1/2 रखो। अब देखो समझना क्या है, यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों को समझना होगा। यहाँ समझो, यहाँ अगर आप देखो, यहाँ आपका 2k हो जाएगा, प्लस आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से आप एक काम करो, छोटा ब्रेकर लगा दो। ठीक है, यहाँ से 2k एंड 6 प्लस आपका हो जाएगा ये 3, माइनस लगाओ, क्योंकि 3 6 हो जाएगा, 6 और चौके 24, प्लस 18 एंड -6k। ठीक है, बराबर 0। यहां से देखो समझना, यहाँ a प्लस में है और ये प्लस में है, जुड़कर कितना हो जाएगा 24, 1/2, ये 24 हो जाएगा, छोटा ब्रेकर, ये 24 हो जाएगा, और ये भी 24 है। देखो यहाँ 2k है और यहाँ -6k है, तो ये दोनों घटकर -4k हो जाएंगे, और यहाँ आपका -24 है, और अगर ये दोनों जुड़कर +24 हो जाएंगे। 24 से 24 कट जाएगा, बचेगा 1/2 बराबर 0 रख दो, और यहाँ -4k बराबर 0। यहाँ से ये 2 में मल्टीप्लाई हुआ 0 के बराबर, यहाँ से k का मान जो आएगा 0 ही आएगा। कैसे, ये आपका 2 आपका 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4k = 0, -4k, फिर ये -4 यहाँ 0 के नीचे जाएगा, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है आपका k का मान 0 आएगा, और लाइक एज समरेखीय है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक बार ध्यान से समझते हो तभी आपको समझ में भी आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, और इसे हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो इसे आप लोग कैसे प्रूव करोगे, ये भी तो सोचने की बात है। कुछ नहीं सोचो, आप लोगों को मैं समझा देता हूं, आप लोग केवल ध्यान से समझो बस। ठीक है, यहां आप लोग देखो लिखा हुआ है जी, cot a माइनस कॉस ए बटे cot a प्लस कॉस, ये बराबर हमें सिद्ध करना है cosec a -1 एंड cosec a +1। ठीक है, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप cot a को क्या लिख सकते हो, cot a को हम लिख सकते हैं cos a बटे sin a, माइनस ये हमारा cos ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा cos ये दिया ही है, एंड फिर नीचे देखो cot ए को फिर से हम लोग लिखेंगे cos ए बटे sin ए, प्लस आपका हो जाएगा cos ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां देखो, आप दोनों में cos ए कॉमन ले लो, cos ए आप यहां कॉमन ले लो, क्योंकि अंश में है, cos ए हमने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1/sin ए एंड -1। नीचे भी मैं यही कर लेता हूँ, cos ए कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, cos ए कॉमन ले लेता हूँ, cos ए अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी बचेगा, यहाँ cos चला जाएगा तो 1/sin ए बचेगा एंड +1 बचेगा। यहाँ से cos ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1/sin ए -1, और नीचे जो आपका बचेगा वो बचेगा 1/sin A +1। ठीक है,
समझ में आया। और 1/sin ए जो होता है वो बराबर होता है cosec ए के, क्योंकि जो cosec ए होता है वो sin ए का उल्टा होता है और आपका sin ए जो होता है cosec ए उल्टा होता है। यहाँ cosec ए के ये भी बराबर होगा cosec ए + 1। बस यही तो हमें प्रूव करना था, आपको दिख रहा होगा। इतना आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, ये देख लो, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल दिया जाता है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक घन है जो कि 7 सेंटीमीटर का है और उस घन से हम लोग एक बड़ा से बड़ा गोला काट कर निकाल लेते हैं, तो उस गोले का आयतन ज्ञात करना है। पाई का मान हमारा है 3.14। चलो फिर बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको क्या पता है, यहां जो गोले का व्यास है वो आपको पता है कि नहीं? गोले का व्यास नहीं पता है ना? पता है। जो गोले का व्यास होता है ना वो बराबर होता है घन की भुजा का, घन की भुजा। तो घन की भुजा हमारी कितनी दी हुई है, सामने दिख रहा है, ये 7 सेंटीमीटर। तो हमें भैया मिल गया गोले का व्यास। अब हम लोग ज्ञात करेंगे गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या भी दी हुई है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गोले की त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या होती है वो आपकी व्यास की आधी होती है। व्यास की आधी मैंने कर दी, ये भी सेंटीमीटर में लिख दूं बस। अब आपका जो गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन आप लोग सूत्र लगाओ, गोले का आयतन यानी कि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आयतन मतलब उसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यहां हमें क्यूब जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां 4/3 पाई का मान हमारा कितना है 3.14 इंटू हमारा 7/2 7/2 7/2 दो ये 2 दूनाई 4 कट जाएगा। और अगर आप सब कुछ करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो अगर आप ऊपर गुणा करोगे 538.51/3 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आप इसको भाग दोगे तो आई होप ये 179.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब ये हमारा हो जाएगा। तो ये आज हमने मैथ का टॉप 15 जो VIMP क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको मैंने डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही मैं आपको और ढेर सारे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक कराना है, 10,000 लाइक। तो इन सारे क्वेश्चंस को, जितना क्वेश्चन बताया गया उन सारे को नोट करो, नोट डाउन आप लोग कर लो। मैंने पहले ही बताया था आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो बाद में जरूर पछताओगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।